हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज अ, एक वीडियो डाला गया है एप्लीकेशन पे मॉर्निंग में, लेकिन उसमें वॉइस का कोई इशू आ रहा था। जो यही यूनिट 10 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो थे उसमें, लेकिन उसमें वॉइस नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक बार फिर से और शॉर्ट में, कम टाइम में आपको मैं बता दूं कि आपका जो यूनिट 10 से लेकर यूनिट 1 उल्टे क्रम में हम आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि लगभग हम प्रतिदिन 100 से 150 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे 10 दिन में आपके 1000 से 1500 के बीच क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत कुछ उम्मीद करते हैं कि इन 1500 क्वेश्चंस में आपके 150 में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आएगा। जो हम आपको एमसीक्यूज करा रहे हैं ये आपको दिए गए पीडीएफ्स और नोट्स के सहारे हम करवा रहे हैं। हम अलग से कुछ भी अपने मन से नहीं दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे नोट्स में, जो कि आप एक बार देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा बता देते हैं। यहाँ आप देखते हैं यहाँ आप देखते हैं कि आपको आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आपने देखा होगा कि आ, आपको करीब करीब 10 से लेकर 15 के बीच की संख्या में आपको क्वेश्चंस मिले थे, जिसमें आपके यूनिट 10 से जो प्रश्न है वो पूछे गए थे। इसी इसी पीडीएफ को अगर आप थोड़ी और स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको येलो कलर से हाईलाइट वाला क्वेश्चन दिखेगा। आपको वो नहीं देखना है, आपको पर्पल देखना है। ठीक है। इसलिए मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाने के बाद दोबारा वीडियो बनाया है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि जब तक वॉइस नहीं रहती है तो थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आती है। बाकी क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी जल्दी करा दूंगी आपको उसमें, क्योंकि क्वेश्चन वही लिखा है, आंसर ही वही लिखा है, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये जो पर्पल कलर में है ना, ये आपके है यूनिट 10 से संबंधित प्रश्न। ठीक है। इसमें हम देखते हैं जो आपके एमपीपीएससी एमपीपीएससी 2022 में जो यूनिट 10 से जो प्रश्न पूछे गए थे, ये वो प्रश्न हैं। जैसे कि पहला प्रश्न कि भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है। जब आपको ये पता होगा कि बघेल खंड में कौन कौन से कवि हैं, जब आप देखते हैं यहाँ पर बघेल खंड, देखिए, अगर आप जब बघेल खंड देखेंगे तब आपको वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां कौन कौन से कवि हैं। जब आपको बघेलखंड के कवियों के बारे में पता होगा तब तो आपको प्रतिनिधि कवियों के बारे में पता होगा। जब आपको बघेलखंड कवियों के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप प्रतिनिधि कवि का, जैसे ये देखिए, ये हमारी बघेलखंड के जो कवि हैं उनके नाम हैं इसमें, और बहुत सारी चीजें इसमें हालांकि। तो जैसे ये देखिए, कालिका प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है, श्रीनिवास शुक्ल सरस, अमल बटरोही, कैलाश तिवारी, ठीक है, भगवती प्रसाद शुक्ल, गोमती प्रसाद विकल, सूर्यभान से हैं, योगेश त्रिपाठी, ये भी हम इनको आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये है बघेली के हमारे कवि हैं। तो जब आपको ये पता होगा कि बघेली के कौन कौन से कवि होंगे, तब तो आपको ये पता होगा कि ये जनपद के कवि हैं या है नहीं है। तो जब हम उनको पढ़ते हैं बघेलखंड में तो हमको बैजनाथ बैजू का नाम वहां पर मिलता है। तो अगर आपको ये तीन का नहीं भी पता था ना, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको इनके बारे में, आपने बघेलखंड के अंतर्गत इनको जरूर पढ़ा होगा। ये वाला जो प्रश्न था, इसकी जो किताब से हमने पूरा बघेली व्याकरण और बघेली का जो लोकोक्ति मुहावरा, ये हमने किताब पे अपने एप्लीकेशन पे डाल दिया, क्योंकि अब आपको ऐसा नहीं बता सकते ना कि ये वाली कहावत पढ़ लो या ये वाली लोकोक्ति पढ़ लो, यही आएगी पेपर में, है ना। ये तो कुछ भी आ सकती है, इसलिए पूरा जो आपको पुस्तक है वो आपको वहां पर अपलोड कर दी जा चुकी है। लोक कला बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद
भोपाल द्वारा लोक संस्कृति पर केंद्रित प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम है चौमासा। हमने मामूलिया के बारे में भी अपने पीडीएफ में बात की है। लोक एवं जनजातीय कलाओं को समर्पित जो आदिवर्त संग्रहालय है वो कहाँ पर है? खजुराहो में है। इसके अलावा भी इन इन जगहों पे और संग्रहालय हैं, ये भी हमने पीडीएफ में आपको बताया है और हम अभी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अन्य प्रश्न क्या था? अन्य प्रश्न आपका इसी यूनिट से अगर हम देखें तो हमें मिलता है कि जो आपका नृत्य है, लोक नाट्य है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि किस किस स्थान विशेष में, जैसे बघेलखंड और आपका बुंदेलखंड, निमाड़ मालवा के लोक नाट्य पूछे गए थे। पवाड़ा शब्द आपसे पूछा गया था। यहाँ जिन प्रश्नों को पूछा जा चुका है हमने दोबारा उनको अपने एमसीक्यूज में शामिल नहीं किया है, यहाँ आपको बता दिया गया है एक बार, क्योंकि ये प्रश्न पूछ चुका है तो बहुत उम्मीद है कि ये प्रश्न आपसे दोबारा नहीं पूछा जाएगा। बुंदेली साहित्य में नौरथा किस प्रकार का लोकगीत है? तो एक ऋतु गीत है। ठीक है, लोक नाट्य से देखें तो नटकौरी, ठीक है, नटकौरी है बघेलखंड का, खमरास है बुंदेलखंड का, मौनिया है, नटकौरी है आपका बघेलखंड का, और जो खमरास है ये कहाँ का है आपका? ये है आपका निमाड़ का, और मौनिया जो है वो है आपका बुंदेलखंड का, और जो आपका माच है वो है आपका मालवा का। ठीक है, ये वाले प्रश्न आपके ऐसे बनेंगे। आगे हम देखते हैं जो ठोठिया या ठोठो लोक नाट्य है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपका ये जो उत्तर है वो सही है, और इसका साक्ष्य भी हमने अपनी अपनी पीडीएफ पे दिया था, जिसमें हमने एक जो पुस्तक थी उस पुस्तक का रेफरेंस लेके ये चीज बताई थी वहां पर, और उसको हमने हाईलाइट भी किया था। आगे हम देखते हैं कि जो आपका मालवा की लोक कथाएं हैं, पुस्तक के लेखक कौन है? श्याम परमार है, और ऐसी अनेक पुस्तक जो फेमस फेमस प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों की पुस्तक है उसको भी हमने अपनी पीडीएफ में शामिल किया है। जैसे जैसे आती जाएंगी पीडीएफ हम आपको बताते जाएंगे टॉपिक वाइज। निम्न में से कौन सा बुंदेली साहित्य कहावत है? फिर से ये वही चीज है, और इसके लिए भी हमने पीडीएफ ऐड की गई है। ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, और इसके रचयिता है आनंदराव दुबे। बुंदेलखंड का रेकड़ी वाद्य यंत्र क्या है? तंतु वाद्य यंत्र है। और डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने भावसार बा को अंगार और श्रृंगार का बेजोड़ कवि कहा है। अब दो चीजें हैं, भावसार बा, ये भी आपको जब हम मालवा पढ़ेंगे तब इनका नाम आपको यहाँ पर आएगा। और जब मैं वही पुस्तक पढ़ रही थी इनके संदर्भ में तो मुझे ये वाली लाइन भी मिली थी, उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, पहला हम देखेंगे किसके बारे में? पहले हम देखेंगे, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको एक बारी, बस आपको वॉइस के कारण प्रॉब्लम गई थी, इसलिए बस एक बार मैं आपको केवल प्रश्न प्रश्न पढ़ के सुना देती हूँ। ठीक है, तो टाइटल क्या है हमारा? मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं और लोक नाट्य। इसमें पूछा गया था आपसे कि जो मध्य प्रदेश है उसके लोक साहित्य कौन सी विधा शामिल है? तो लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य। ठीक है, और जो आपका लोक साहित्य उसका उद्देश्य क्या होता है? तो समाज को नैतिक, सामाजिक और आर्थिक शिक्षा देना। मालवा के लोक नाट्य, लोक साहित्य में किस नाट्य को राजकीय नाट्य घोषित किया गया है? तो माच को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोकगीतों में शामिल नहीं है, कव्वाली नहीं है, बाकी संजा, नरगुनिया, अपंडवानी है। लोक कथाओं को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, बैलेट कहा जाता है। लोक कथाओं के संबंध में सिद्धांत पूछा गया था। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय नाटक छाहुर, ठीक है, रासलीला का प्रमुख विषय। और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में नवदुर्गा उत्सव के दौरान कौन सा नाट्य किया जाता है? तो गम्मत किया जाता है। शासकीय संस्थाओं की क्या भूमिका है? तो ये लोक कलाओं और साहित्य को संरक्षित और प्रचारित करती हैं। पंडवानी का लोक नाट्य का संबंध किससे है? तो महाभारत से है। ठीक है, ऐसे ही कर करके हमने ये 25 मुख्य प्रश्न बनाए थे, और इसमें हम देखते हैं, इसमें हम
अ, ये वाले में तो इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है क्योंकि ये पूरा सामूहिक रूप में है ना। ये आपको अभी आगे जब हम स्पेसिफिक एक एक जैसे अब हम मालवा के बारे में आपको बताते हैं, 25 प्रश्न हमने उसके आगे के देखे थे। अब हम यहाँ से देखिए, अगर मालवा का लोक साहित्य और कवि और उनकी रचनाएं देखें तो इसमें हम देखते हैं कि मालवा के लोकगीतों में शामिल नहीं है, गणेश गीत शामिल है, दादरा शामिल है, राग हलूर के गीत शामिल है। क्या नहीं शामिल है? कव्वाली नहीं शामिल है। मालवा के लोकगीतों का संग्रह करने वालों में शामिल कौन नहीं है? तो प्रहलाद चंद्र जोशी हैं। बाकी ये जो थे इन्होंने क्या किया है? मालवा के लोकगीतों का जो संग्रह है वो किया है। जब आप मालवा का जब आप देखते हैं जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ में आप देखेंगे कि जो प्रहलाद चंद्र जोशी है ना, इन्होंने जो लोक कथाएं हैं, है ना, लोक कथाओं को संग्रहित करने का काम किया है, लोक कथा को, है ना। और लोकगीत को संग्रह करने में हम देखें तो चिंतामणि उपाध्याय जो आपको दिया है, बसंतीलाल बम्ब, हरीश निगम, मनोरम उपाध्याय, अनूप सूर्य नारायण व्यास, चंद्रशेखर दुबे, श्याम परमार, इन लोगों ने क्या किया है? लोकगीतों का संरक्षण किया है, संग्रह किया। और इन्होंने लोक कथा, अगर लोक कथा संबंधित आए तो आपको प्रहलाद चंद्र जोशी के बारे में बताना होगा। फिर श्याम परमार ने मालवी लोक कथा को कितने वर्गों में विभाजित किया है? प्रहलाद चंद्र जोशी ने मालवी लोक कथा को कितने वर्गों में बांटा है? ठीक है। और जो आपकी मालवा की लोक कथा है, इसको व्यवस्थित मतलब करने का पहला कार्य किसने किया था? तो बद्री प्रसाद। ठीक है, इसका अर्थ है बद्री प्रसाद या फिर प्रहलाद चंद्र जोशी। अगर इनका नाम नहीं आता तो फिर आप प्रहलाद चंद्र जोशी को लगा सकते हैं। मार्च में प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है? हारमोनियम। मार्च के प्रसिद्ध कलाकारों में कौन है? बाल मुकुंद गुरु। और बाल मुकुंद गुरु के अलावा और भी कई कलाकार हैं, जैसे ओमकार जी, ठीक है, सिद्धेश्वर भावसार। आगे हम देखते हैं पूनम चंद्र उस्ताद। ये मेरे पास करीब करीब नहीं होगी तो 30-40 लोगों के नाम की लिस्ट है, ये भी मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है। मालवी लोकोक्तियों में शामिल है। फिर लोकोक्तियां दी हैं, ये भी जितनी लोकोक्तियां थी वो मैंने आपको वहां पर उपलब्ध कराई हैं। मालवी रामायण के रचयिता कौन है? श्री नारायण व्यास। लेकिन पन्नालाल शर्मा, आनंदराव दुबे, हरि निगम, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इनके कई जो रचनाएं हैं वो भी मैंने यहाँ पर शामिल की हैं आपके लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पन्नालाल शर्मा की जो रचना है उसका नाम है मास्टर। मास्टर साहब की अनोखी छटा, है ना। और है उनकी भारत में फू और थू, नौकरी का चस्का, गणित शिक्षक, खटमलवती सी, दुष्ट पचीसी और बाजारू हिसाब, ये उनकी अन्य रचना है। ठीक है, ये मैं रचना के संदर्भ में यहाँ आपसे बता रही हूँ। आनंद राव दुबे की प्रसिद्ध रचना या कविता संग्रह का नाम क्या है? गीत फिर गायो। गीत फिर गायो के अलावा भी जो आपके आनंद राव दुबे हैं, इनकी अन्य रचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वो मैंने इसी में आपको दी हुई है, जो आपकी पीडीएफ है एप्लीकेशन पर डाली हुई है, उसी पीडीएफ में मैंने आपको दी है। आगे हम देखते हैं। और इनकी जो एक मैंने क्या बताया, फिर गायो, गीत फिर गायो, इन्हीं की जो आपसे लास्ट टाइम पूछी गई थी ना, कौन सी? रामाजी रायग्या रेल जाती रही, वही वाली इनकी, इन्हीं की है ना, इन्हीं की रचना है। आगे हम देखते हैं, मालवी कविता को मंच देने वाला प्रमुख आयोजन क्या है? उज्जैन का कार्तिक मेला। हरीश निगम का जो काव्य संग्रह है वो है हरियालो
आंचल या औचल, इसमें हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि आ, हरीश निगम का ये, इसके अलावा काव्य, इस काव्य संग्रह के अलावा हिरना सांवली, हरियालो आंचल, ठीक है, हरियालो आंचल और अपरंज और कुसुम पुंज, ठीक है, ये भी इनके अन्य नाटक है। ये पीडीएफ से मैं बता रही हूँ आपको। बाल कवि बैरागी का मालवी कविता संग्रह कौन सा है? तो चटक म्हारा चंपा। इसमें क्या है? इसमें 35 कविताओं, मालवी जो कविताएं हैं उनका क्या है, संकलन किया गया है चटक म्हारा चंपा में। टीकम चंद भावसार, जो भी मैंने भावसार बा बताया था ना, भावसार बा, उनका पूरा नाम है टीकम चंद भावसार, ठीक है। तो उनका लोकगीत संग्रह कौन सा है? मोती वेराणा। उनका जो लोक संगीत लोक संग्रह है वो है टीकम चंद भावसार का। और इन इसके अलावा भी इनकी जो रचनाएं हमें दिखती हैं वो हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं ना वो इसी इसी में सब में शामिल कर दी गई हैं। ये संकलन है जो पूरा है, ये पूरा संकलन में, लोकगीत के संकलन में इसी में शामिल कर दी गई हैं, ठीक है। ये गजरों अलग आगे, ये हमने पढ़ लिया। हिरना सांवली किसके संदर्भ में पढ़ा था हमने? हिरना सांवली हमने पढ़ा था हरीश निगम के, उसमें रामाजी रह गया आनंदराव दुबे की में। अभी मोती वीराना भावसार बाकेली में पढ़ ली। अब गजरो हम पढ़ते हैं। जो आपका गजरो है वो क्या है? वो है 57 कवियों की एक प्रतिनिधि कविता के रूप में उसको प्रकाशित किया गया है। ये है, इसमें क्या है? 57 कवियों के काव्यों का संकलन है, मालवी के, है ना। ये मालवा का लोकनाट माछ पर पुस्तक किसने लिखी है? शिव कुमार मधुर ने, इंपॉर्टेंट। मालवी उपन्यास देशरथ के रचयिता चंद्रशेखर दुबे। सुगना किसने लिखी है? पूर्ण सहगल ने। विवेचन अध्ययन किसने किया है मालवी लोकगीतों का? तो चिंतामणि उपाध्याय ने। और मालवी और उसकी उपबोलियों का व्याकरण किसने लिखा है? प्रहलाद चंद्र जोशी ने। लोकगीत माला किसने लिखा है? तो मनोरमा सुकाड़ी ने। ऐसे करके हमारा मालवा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपना निमाड़। तो निमाड़ में हम देखेंगे, ये तो शॉर्ट में आपको बताया गया है, डिटेल में आपको पीडीएफ में देखा जाएगा। अब हम उल्टा शुरू करें क्या? ये आपका निमाड़ से पूछा गया है। चलिए उल्टा नहीं, शुरू करते हैं, क्योंकि ये हो चुका था, बस वो वॉइस के कारण फिर से मुझे यहाँ पर देना पड़ रहा है। निमाड़ का लोक साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं निमाड़ी की उपबोलियों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? पवारो है, बजारो है, मालवी नहीं है, भीली है। मालवी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, ठीक है। संजय गीत किसके स्वप्न समृद्धि से संबंधित है? तो किशोरियों के। मसाणिया गीत का प्रमुख विषय क्या है? ईश्वर, शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता। गरबा गीत की विशेषता क्या है? दो गीत होते हैं, एक होता है गरबा और एक होता है गरबी। तो जो गरबा होता है वो स्त्री परक होता है, गरबी होता है पुरुष परक। गोपी गवलन गीत का गायन का विषय क्या है? राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। कल की तुर्रा गायन की उत्पत्ति कहाँ है? मध्य प्रदेश। कल की गायन तुर्रा में जो प्रमुख वाद्य यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डफ या चंग, ठीक है। निमाड़ के संत साहित्य में सबसे अग्रणी कवि कौन है? एक होता, देखिए, सिंगा जी। सिंगा जी के गुरु कौन है? सिंगा जी के गुरु हैं मनरंगर गिर, और उनके गुरु कौन है? ब्रह्मगिर। तो अगर सिंगा जी आएगा तो सिंगा जी लगाइएगा, नहीं तो फिर मनरंगर गिर, नहीं तो फिर ब्रह्मगिर। संत सिंगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खजूरी ग्राम में या फिर बड़वानी जिले में। सिंगा जी की रचना खेती खेड़ो हरि नाम किस अवसर पर लोकप्रिय है? तो ये है शरद पूर्णिमा पे। सिंगा जी की जो बाड़ावली में कितने पद शामिल हैं? सिंगा जी की बाड़ावली में कितने पद शामिल हैं? तो ये आपका है 23, ठीक है। आगे हम देखते हैं
इनकी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे जो लेख है वो हमने अपने अ, जो पीडीएफ है उसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो सिंगा जी की परचूरी किसने लिखी है, तो खेमदास ने लिखी है। ठीक है, और निमाड़ी लोकनाट्य ठोठियों किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता था, विवाह पर। और गम्मत लोकनाट्य होली दशहरा गणगौर पर। निमाड़ी लोक कथा को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, दो, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं निमाड़ी लोक कथा में, जैसे धर्म कथाएं, पशु पक्षी संबंधी कथाएं, परियों और अप्सराओं ऐसे करके हम 9 प्रकार देखते हैं। निमाड़ी लोक कथा का उदाहरण है भोला का भगवान। और हम देखते हैं इससे मुर्गा को याव, टबू का लोभ, ब्रजबारस, ऋषि पंचमी, जादू की अंगूठी, सोना का हार, बिरवा को तालाब। ऐसे हमने बहुत सारे देखे थे, जिसमें अभी फिलहाल के लिए आपका ये उत्तर सही है। निवाड़ी लोक गाथा में शामिल नहीं है। जब लोक गाथा की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं आपकी बहुत सारी लोक गाथाएं हैं, ढोला मारूरा, चंद्रावली, कुदरई राणा, काजल रानी, सुदबुद सालंगा, मथवाड़ की गाथाएं, भरथरी, गोपीचंद, श्रवण गाथा, काल्या धावल्या, तोता मैना, खंडेराव की कथा, राजा भरथरी की कथा, खतड़गांव, महासती, पारूबाई, ये हमने सब देखा था। पंचतंत्र बस नहीं था। निमाड़ी लोक उदाहरण है लोकोक्ति का। पहेलियों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है पहेलियों को कवाड़ा या ताड़नाई वार्ता। ठीक है, क्या कहा जाता है, कवाड़ा या आपका ताड़नाई वार्ता कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं निमाड़ी चित्रकला में जिरौती शामिल है। इसी में हमने पढ़ा था पगल्या। ठीक है, शिशु के पैर से पद चिन्ह बनाते हैं, पगल्या। निमाड़ी लोकगीतों को आकाशवाणी तक ले जाने का श्रेय बलराम परागरे को है। निमाड़ी की पहली प्रकाशित पद्य रचना कौन सी है, सलिता को ब्याह, इंपॉर्टेंट। श्री राम विनय के रचयिता कौन है, शिवानंद जी ब्रह्मचारी। राम नारायण उपाध्याय प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मालवा के संदर्भ में अगर हम देखें तो निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास। कहे जनसिंगा पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है, तो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद ने किया है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखते हैं, अगर हमारा बघेल खंड को यदि हम देखें बघेल खंड को हम यहाँ पर देखें तो बघेली लोकगीतों में शामिल नहीं है गणगौर। ठीक, गणगौर कहाँ पर हमको देखने मिलता है, हमको देखने मिलता है ये आके मालवा और निमाड़ साइड। हमारे यहाँ लोकगीत में क्या होता है, सोहर, बधाई, गेलहाई, बरुआ, विवाह, बनरा, बन्नी, मंडप, द्वार चार, सुहाग, अंजलि, भंवरी, बिलनहाई, है ना, जेवनार, परछन, विदाई, ये सब लोकगीत हमको देखने मिलते हैं। बघेली लोक कथा का उदाहरण बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमने जब लोक गाथा पढ़ा था बघेली के अंतर्गत, तब हमने वहां पर पढ़ा था छाहुर, है ना, सरवन, वसुदेवा गायन, ललना गाथा, चंदनउआ गाथा, है ना, और आल्हा गाथा, ये सब हमने पढ़ा था। तो उसी में हमने एक पढ़ा था उड़ाऊ पूत कथा। तो ये लोक कथा का हमारे पास, नहीं, ये लोक कथा का, ये जो गाथा है तो ये गाथा में हमने पढ़ा था ये सारी चीजें। कथा में हमने उड़ाऊ पूत पढ़ा था। कथा में हमने पढ़ा था उड़ाऊ पूत की कथा, एक गप्पी का किस्सा, है ना, बाप पूत, कौआ सेरठ, राजा चिड़िया, चुरकी और मुर्की, ये हमने कथा के अंतर्गत पढ़ा था इसको। और ये सब चीजें हमने गाथा के अंतर्गत पढ़ा था। जैसे छाहुर, है ना, छाहुर, छाहुर, भोला का भगवान, सुतारी की छोरी, विश्व को तालाब। इसमें आपका उत्तर आएगा छाहुर। छाहुर, ढोला मारूरा, सरवन, है ना, ये सब हमने बघेली लोक गाथा में पढ़ा था। परहोनी, परधौनी क्या है, ये मैंने आपको मैप से तब बताया था जब हमारे वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी। क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ आपका हो गया बघेलखंड, ये आपका आ गया बुंदेलखंड, ये आ गया आपका मालवा, और ये आ गया आपका निमाड़ क्षेत्र। ठीक है,
अब ये बताइए कि जब आपका ये जो क्षेत्र है तो क्या केवल इसमें जनसाधारण लोग ही रहेंगे? नहीं, इसमें जो जनजातीय विशेष व्यक्ति हैं वो भी इसी क्षेत्र में शामिल रहते हैं, और इनके जो अ, लोक साहित्य है वो भी इन्हीं में शामिल हो जाता है। तो जब हम बघेलखंड को पढ़ते हैं ना, तो बघेलखंड में जो बैगा जनजाति है, तो बैगा जनजाति के जो लोक साहित्य है वो भी उसमें शामिल हो जाता है। तो परधौनी बघेलखंड के अगर हम उद्देश्य से देखें तो परधौनी इम्पोर्टेंट है, और अगर हम बैगा जनजाति के संदर्भ से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है। तो परधौनी बैगा और ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, बैगा जनजाति द्वारा परधौनी। कहरा नृत्य किस ताल पर आधारित है? कहरवा। बघेली लोक नाट्य में क्या क्या शामिल है? लोक नौटंकी और मनसुखा, हिंगोला, रास, छाहुड़, जिंदल, लकड़बग्गा, ये सब शामिल है। बघेली भाषा का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? बघेल राजपूतों के आधार पर। बघेली भाषा का स्वरूप को 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं, जिसमें से हम देखते हैं आदिकाल से 1400 ईस्वी, और 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, और 1700 ईस्वी से अब तक। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये है आपका जो जो आपके भाषा शास्त्री हैं ना, उनके आधार पर बता रही हूँ। एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी द्वारा। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश ग्रंथ हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तक है बघेली व्याकरण, बघेली व्याकरण। और ये पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आगे आपको पता चलेगा, सूर्यभान सिंह। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ये वर्गीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और सूर्यभान सिंह बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं बघेल के अंतर्गत अगर देखेंगे तो। बघेली काव्य की शुरुआत किस कवि से मानी जाती है? तो हरिदास से मानी जाती है। ठीक है, बघेली हाइकू के रचनाकार कौन है? तो आदित्य प्रताप सिंह है। रसखीर बघेली काव्य कृति किसकी है? श्रीनिवास शुक्ल की। संध्यावती भागवत प्रसाद पाठक की। बघेली शब्दकोश किसने रचा है? श्रीनिवास शुक्ल सरस ने रचा है। अभी हमने व्याकरण देखा था, व्याकरण के रचयिता कौन है? सूर्यभान सिंह। बघेली भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद शुक्ल। बघेली कहानी जो सिंदूर का बोझ है किसके द्वारा लिखा गया? रश्मि शुक्ला के द्वारा। ये रचना पूछी गई है, राम नरेश है इसमें, है ना, राम नरेश। बघेली नाटक जो छाहूर है, वेरी इंपॉर्टेंट, योगेश त्रिपाठी। खारे जल का गाँव उपन्यास इंपॉर्टेंट है उपन्यास की दृष्टि से। आगे हम देखते हैं, जो बघेली कवि बैजू की कविताओं का विशेषता क्या है कि ये सामाजिक विद्रूपताओं का वर्णन करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके बैजू है ना, उन्होंने क्या किया है, हास्य व्यंग, है ना, हास्य व्यंग के इनकी कविताओं में लोक जीवन, लोक परंपरा और लोक रीतियों का चित्रण हमको सपाट बयानी लहजे में मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि ये जो समाज की है ना, और राजनीति की जो जो मानवीय विडंबना है उनका वर्णन करती है, और उनको परंपरागत शैली में चित्रण करती है। तो वही विद्रूपताओं का मतलब जो असमानता है उनका वर्णन यहाँ पर करते हैं, इसलिए वो प्रतिनिधि कवि कहलाए, जो आपके 2022 के पेपर में पूछा गया था। हम त्योहार विरह, ये कैलाश तिवारी की रचना है। प्रयोग धर्मी दोहे किसने लिखे? कालिका प्रसाद त्रिपाठी ने लिखे। सोन और रेवा के स्वर संकलन का संपादन किसने किया? तो कमला प्रसाद ने किया। बघेली के प्रतिभागी कवियों में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? श्रीनिवास शुक्ल, ये प्रतिनिधि कवियों में शामिल है। अगर हम प्रतिनिधि कवि देखें, उनके प्रतिनिधि या प्रारंभिक कवि तो हमको मिलते हैं हरिदास, बैजनाथ बैजू, सैफुद्दीन सैफू, शंभू काका, रामदास पयासी, है ना, भगवती प्रसाद शुक्ल, प्रोफेसर आदित्यनाथ सिंह बघेली, है ना, गोमती प्रसाद विकल, रामनाथ प्रधान, ये हमें लोग दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं, हमने मालवा निमाड़ और
बघेलखंड निपट लिया। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड को देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको एक बार पीडीएफ यूनिट 10 के लिए पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो जिजाक भुक्ती था। वेरी इंपॉर्टेंट, जिजाक भुक्ती नाम था। बुंदेली लोकगीतों में शामिल नहीं है तो लमटेरा है, राई है, सावन है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या है, इसके अलावा हम देखते हैं तो हमको मिलती है यहाँ पर नौरता, देवारी, है ना। बहुत अलग अलग प्रकारों में है, बहुत सारी अ, जो गीत, चारागाही गीत, पवारे देखने मिलती है। जो पवाड़ा शब्द जो बना था वो पवारे भी हमको लोकगीतों में देखने मिलते हैं, है ना। और ढिमराई गीत देखने मिलते हैं, फाग, ये बहुत देवी, बहुत सारी चीजें हमें देखने मिलते हैं जो आप पीडीएफ में सब कुछ आपको दिया हुआ है। वीरता परक लोक काव्य का उदाहरण क्या है? राछरे, है ना। राछरे का अर्थ होता है, ये गलत हो गया, देखिए अभी आपको एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। एक बार आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। राछरे का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, ठीक है। और रक्षा करने वाले से बनते 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 वो राछरे हो गया। लमटेरा गीत कब गाए जाते हैं? तीर्थ यात्रा के दौरान। राई गीत को किसका रूप में जाना जाता है? कोयलिया, क्योंकि कोयल की कूक से ये स्टार्ट होता है। कारस देव की गाथा का आधार क्या है? चारागाही संस्कृति। इनके इन सब के पीछे पीछे की कहानियां थी। धर्मा सांवरी की गाथा का मुख्य विषय क्या है? क्या है? दाम्पत्य जीवन। आलाखंड के रचयिता जगनिक। आलाखंड में कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? 12, ठीक है। और ये है कांडरा, कांडरा नृत्य। इसको हम कान्हरा के नाम से भी जानते हैं या कान्हड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये मूल में क्या है, कान्हरा या कान्हड़ा? ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि रासलीला होता है तो रासलीला में क्या होता है, श्री कृष्ण और राधा या गोपियों के सगुण रूप का चित्रण हमको दिखने मिलता है ना। सगुण, सगुण जो काव्य धारा है या सगुण जो भक्ति है, इसमें क्या होता है, जो निर्गुण भक्ति होती है ना, उसका हमें जो एक नृत्य है वो देखने मिलता है। और इसका जो विकास है वो 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास देखा जाता है। चैत्र शुक्ल की तृतीया को कौन सा व्रत मनाया जाता है? तो गणगौर मनाया जाता है। ये जब मैं आपको आ, लोक कथा बता रही थी तो उसमें बताई थी जैसे चैत्र कृष्ण दशमी में दशा माता का व्रत होता है ना। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का व्रत होता है। और हम देखते हैं कि जिसमें श्रावण शुक्ल की पक्ष की नवमी को कजरियां बोई जाती हैं। भादों के कृष्ण पक्ष की छठ को हर छठ मनाया जाता है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी या संकटा चतुर्थी व्रत किया जाता है। ऐसे में ये वाला वो प्रश्न उसके लिए था। मूलतः ये क्या है, मूलतः ये मालवा साइड का है लेकिन यहाँ पर भी मनाया जाता है। गोविंद मिश्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नायिका भेद, ठीक है। यहाँ से अब हमको जो हमारे बहुत प्रमुख बुंदेलखंड का जो सबसे मजबूत, अगर हम चारों चारों क्षेत्र में देखें तो हमको सबसे ज्यादा जो बहुत अच्छे से संग्रह दिखता है साहित्य का, वो हमको बुंदेलखंड में दिखता है। नेवा इनको सबको आपने पहले भी साहित्य में, हिंदी साहित्य पढ़ लिया होगा, है ना। तो ये क्या थे, जो आपके गोविंद मिश्र थे, ये क्या थे, महाराजा जो ओरछा के राजा हैं उद्योत सिंह, है ना। उद्योत सिंह के दरबारी कवि थे गोविंद मिश्र, है ना। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, ये बात है करीब करीब 16वीं शताब्दी की। नेवाज जो है, नेवाज को आपने देखा होगा, ये भी वही 16वीं 17वीं सदी के आसपास के हैं, है ना। तो ये किसके दरबारी कवि थे? ये थे महाराजा छत्रसाल के, हाँ, ठीक है। महाराजा छत्रसाल के दरबारी कवि थे, जो पन्ना नरेश महाराजा छत्रसाल थे। और आगे हम देखते हैं श्रीपति के बारे में देखते हैं। श्रीपति का जो ग्रंथ है काव्य सरोज, ये नीति ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? नीति ग्रंथ है। इसके अलावा कवि कल्पद्रुम, है ना,
और रस सागर, अनुप्रास, विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा जैसे इन्होंने अन्य ग्रंथ लिखे। आगे हम देखते हैं करण कवि की रचनाएं। करण कवि को, ये सब कवियों के नाम आप विशेष याद रखिएगा प्रश्न की दृष्टि से। करण कवि और आपके श्रीपति, नेवाज, गोविंद मिश्र, इसको आप बुंदेलखंड के कवियों के अंतर्गत याद करिएगा, है ना। ये तो आपको पता है, ये किसकी रचना, प्रताप शाही की। रामचंद्रिका केशव की। तो इनकी जो रचना थी करण कवि, उसका नाम था साहित्य रस। यहाँ से भी आप क्रॉस करना सीखिए, ठीक है। और प्रताप शाही की रचना थी, और इनकी करण कवि की जो रचना थी वो थी साहित्य रस, और एक और रचना थी इनकी रस कल्लोल। तो ये दोनों रीति ग्रंथ थे इनके। प्रताप शाही की रचना जो जैसे प्रकाश से उसका रचना वर्ष पूछा गया था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी तो एक हमने एक व्यंग्यार्थ कौमुदी देखी, दूसरी इनकी रचना थी जयसी प्रकाश, तीसरी इनकी रचना थी जुगल नक्षिक, रसराज की टीका, रसचंद्रिका, श्रृंगार शिरोमणि और श्रृंगार मंजरी, ये इनकी अन्य रचना थी। बख्शी हंसराज की रचना नहीं है, तो रामचंद्रिका नहीं है, काव्य सरोज नहीं है, काव्य सरोज है, सॉरी, स्नेह सागर, विश्व विलास और रामचंद्रिका। ठीक है, दो रामचंद्रिका है, एक रामचंद्रिका थी केशव दास की, एक इनकी भी थी। तो ये विश्व विलास नहीं है, ये है आपका विरह विलास, है ना। तो ये विरह विलास है। विश्व विलास इनकी रचना नहीं थी, इनकी रचना थी विरह विलास। तो स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका। काव्य सरोज जो थी, काव्य सरोज इनकी रचना नहीं थी। काव्य सरोज अभी हमने ऊपर पढ़ा था, किसकी रचना थी काव्य सरोज, श्रीपति की रचना थी, ठीक है। बोधा की प्रसिद्ध रचना विरह वारिस, है ना। विरह वारिस किसके प्रेम में लिखी गई, सुभान के प्रेम में लिखी गई, सुभान, ठीक है। और इनकी जो बोधा की हम देखते हैं, एक और रचना इनकी जो प्रसिद्ध है वो है इश्क नामा, ठीक है। ठाकुर बुंदेलखंड का जन्म कहाँ हुआ, ओरछा में हुआ। ठाकुर बुंदेलखंडी को हमने कहाँ रीतिकाल में पढ़ा था, और इनके बारे में ओम प्रकाश सक्सेना, है ना। ओम प्रकाश सक्सेना के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनको इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है आधुनिक आधुनिक फाग काव्य का कवि, ठीक है। ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है। और रणभेदी इनकी रचना। विष्णु दास की रचना, विष्णु दास कौन, जिनको हम कृष्ण काव्य में पढ़ते हैं। इनकी जो रचना है रामायणी कथा किसके पहले की है, तुलसीदास के पहले की है। बाकी विष्णुदास की हमने और रचना देखी है, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, मोरध्वज कथा, महाभारत कथा, है ना। हरिराम व्यास की रचना नहीं है, ये नहीं होगी, बाकी ये उनकी रचना है, ठीक है। ये सब आपको पीडीएफ में दिया हुआ, रागमाला, नवरत्न, व्यासवाड़ी, संगीत शास्त्र, रस पंचाध्यायी। बुंदेली लोक कथाओं को लोक भाषा में लिखने का श्रेय किससे है, तो शिव सहाय चतुर्वेदी को है। शिव सहाय चतुर्वेदी ने क्या किया है, लोक भाषा में लिखने का प्रयास किया है लोक कथाओं को। इसके अलावा बहुत सारे इसमें आपके हमने अपने पीडीएफ में शामिल किए थे लोक नृत्य, ठीक है, जिसमें आदिवासियों से संबंधित लोक नृत्य थे, जैसे शैताम, कर्मा, सुआ, ठीक है। फिर चंगेर, लाकौर, सैरा, देवारी, जावरा या जवारा, झिंझिया, है ना। और फिर ग्रंथों में हम देखते हैं तो जो नर्मदा प्रसाद गुप्त की रचनाएं हैं, जैसे चंदेल कालीन लोक महाकाव्य आल्हा, है ना। बुंदेली काव्य परंपरा, डॉक्टर बलभद्र तिवारी की बुंदेली लोक साहित्य, बुंदेलखंड का विस्तृत वैभव, और शिव सहाय चतुर्वेदी की बुंदेलखंड के लोकगीत, ये सब जो पूछे जा सकते हैं, ये सब हमने आपको
पीडीएफ में ऐड किया हुआ। बुंदेली भाषा और साहित्य कृष्णानंद गुप्त की पुस्तक है, बुंदेली भाषा साहित्य। और बुंदेली प्रकाश ओम प्रकाश सक्सेना। और आपका बुंदेलखंड घाशीराम व्यास, है ना, बुंदेल से संबंधित। जैसे बुंदेलखंड का इतिहास, बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास, महाराजा छत्रसाल बुंदेला, ये सब हमने आपके बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का इतिहास, डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त। कोश भी हमने लिखा है, बुंदेली कहावत कोश, हिंदी साहित्य कोश, बुंदेली शब्द कोश, किसने किसने लिखा, ये सब आपको पीडीएफ में ऐड किया हुआ है। अब आपका एक बचता है संग्रहालय वाला टॉपिक, है ना, कि जो संग्रहालय और संरक्षित करने वाली संस्थाओं के बारे में जो पूछा गया था आपसे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रमुख है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, एक जो पहले पूछ चुका है वो दोबारा आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो प्रमुख शासकीय संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, इसकी स्थापना 80 में हुई, भोपाल में है, ठीक है। और ये सब आयोजन करती है। यह तुलसी समारोह, जनजाति चित्र प्रदर्शनी, ये सारी चीजें को आयोजन इनका करती है। इन्हीं के द्वारा चौमासा नामक पत्रिका का संपादन किया जाता है। ये आपसे पेपर में पूछा गया था। फिर अन्य है जनजाति संग्रहालय, जो कहाँ पर है? पहले नई दिल्ली में था, अब भोपाल में है। फिर आदिवासी कला संग्रहालय जो खजुराहो में है, आपसे पूछा गया था। जो बादल भोई संग्रहालय, ये कहाँ पर है? ये आपका है छिंदवाड़ा में, ठीक है। आगे हम देखते हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में, संकटसार संग्रहालय जबलपुर में, टांट्या भील खंडवा में, जनजाति संग्रहालय भोपाल, आदिवासी संग्रहालय पातालकोट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इनको आंख बंद करके याद कर लीजिएगा, इनसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि हमारा जो यूनिट 10 है उसको मैंने आज दिन में तीसरी बार रिवाइज करवाया है, क्योंकि आज वीडियो में वॉइस का प्रॉब्लम बहुत जा रहा था। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि यूनिट यूनिट 10 इकाई 10 में आपके 5 टॉपिक थे। 5 टॉपिक में प्रत्येक में हमने 25 प्रश्न देखे। तो आपके टोटल प्रश्न कितने हो गए? 125। 125 एमसीक्यूज में अगर आप इसको 2 बार देख लेंगे, एक वीडियो को एक ही बार 2 बार देख लेंगे दिन में ना, तो आपका एक दिन में एक यूनिट कम से कम कुछ परसेंट तो तैयार हो ही जाएगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आपके लिए अगले वीडियो भी बनाना है और जल्दी से आपकी 10 दिन में 10 यूनिट तो कंप्लीट करानी है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देख